वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, और हाजिर हूँ एक बार फिर से आप बीती की 3 बेहद रोमहर्षक कहानियों के साथ। और इस बार की तीनों कहानियाँ अपने आप में यूनिक है। कहानी क्यों कह रहा हूँ यार, मैं इसे तारानाथ के स्टोरीज़ बताते बताते अब सच्ची घटनाएं भी कहानियाँ ही कहलाने लगी हैं। खैर, हाँ, चैनल पर व्यूज़ कमा रहे हैं यार, क्या बात है भाई। कई लोग तो ऐसे थे जो ये कहते थे कि भाई कभी चैनल मत बंद कीजिएगा वरना हम मर जाएंगे, एंड सो। वही लोग चैनल से गायब हैं। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्त जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते आए हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। वो लोग यहाँ भी हैं। मे बी 8 मार्च तक फिर से हम अपने पुराने जगह वापस चले जाएं, या फिर ये चैनल भी कंटिन्यू हो, कोई बात नहीं। कुछ अच्छे सजेशंस आ रहे हैं आप लोगों के, और उसके लिए दिल से शुक्रिया। और स्टोरीज़ आप लोग भी भेजिए। मैं तो सभी से कहता हूँ भाई, सच्ची घटना अगर कुछ है तो अच्छी भेजिए, छोटी है तो छोटी भेजिए, लेंगे, जरूर शामिल करेंगे। तो आज की पहली स्टोरी सुदूर इम्फाल से। बेहद खुशी की बात, क्योंकि अभी तक इतने दूर से कोई भी स्टोरी नहीं आई थी सुदूर पूर्वोत्तर राज्य से। लिखने वाले हैं तमांग लिखते हैं, ये मेरे दोस्त के फादर के साथ घटी हुई एक सच्ची घटना है। और मेरा वो दोस्त जिसने कहा है कि मतलब उसका नाम ना उल्लेख किया जाए, इसलिए नाम आप मत लीजिएगा। आज तो वो फैमिली वाला है, उसके 2 बच्चे हैं, बट ये घटना उस समय की है जब वो काफ़ी छोटा था। हमारे इम्फाल के पास ऐसे कुछ गांव हैं जहां से बर्मा की सीमा तक जाया जा सकता है, और दोनों की सीमाओं से आसानी से लोग आते जाते भी हैं। एंड यहाँ पर व्यापार भी होता है, और हम लोग बर्मा के उधर जाकर सामान लेकर इधर लाकर बेचते हैं। उस समय और भी आसानी हुआ करती थी, और खासियत ये थी कि उस समय हिंदुस्तानी रुपया 100 रुपये बर्मा के 175 रुपये के बराबर होता है। तो यहाँ से 100 रुपये ले जाकर आप वहाँ से 175 रुपये का सामान खरीद कर ला सकते थे और यहाँ पे बेचते थे। तो आज तो खैर मेरे फ्रेंड लोग और भी अच्छे सेटल्ड हैं, मगर उस समय उनके पिताजी ने ये व्यापार शुरू किया था। उनके पिताजी और उनके एक मित्र मिलकर ये व्यापार कर रहे थे, और इसके लिए जो है वो अक्सर सीमा पार जाया करते थे और वहाँ से सामान लेकर आते थे यहाँ बेचने के लिए। और इनके पिताजी तो थे वो हमेशा नकद में व्यापार करते थे। मतलब दूसरे व्यापारी जैसा होता है कि माल उठा लिया फिर कुछ समय बाद पैसा देंगे, तो ये नहीं, ये तुरंत सामान लेते थे और तुरंत पैसा देते थे। तो इस नाम से जो है वहाँ काफ़ी ये प्रिय थे लोगों के। कोई भी व्यापारी हाथों हाथ अगर पैसा मिल रहा है तो वो उसी को बेचना चाहेगा। तो इसलिए वहाँ के सारे जो व्यापारी होते थे वो इनकी के पीछे लगे रहते थे, इनके आने पे, मतलब इस मुझसे माल ले ले ऐसा। तो एक बार की बात है, ऐसे ही ये वहाँ पे सामान लेने गए तो एक व्यापारी की बेटी की शादी थी। तो उसके लिए जो है उसने ज़िद की कि आप रुक जाइए और शादी देखकर ही जाइएगा। तो उसके साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे इनके, तो ये भी मना नहीं कर पाया। और यहाँ पर जो है हम लोग ज़्यादातर वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं। आप यहाँ आएंगे तो बहुत सारे विष्णु मंदिर मिलेंगे। लोग भी सात्विक वैष्णव धर्म को मानते हैं। और बर्मा के उधर जो है हिंदू, मुसलमान और ईसाई, ये तीनों धर्म ही आपको मिल जाएंगे। तो उस व्यापारी के घर जाते समय जो है एक बड़ा सा कब्रिस्तान पड़ता था, ईसाई कब्रिस्तान। तो उसे पार करके ये लोग आते जाते थे। तो इनके फ्रेंड के जो पिताजी हैं वो भी गए
शादी में शामिल हुए और ऐसा करते करते करीब शाम ढलने आ गई। तो व्यापारी ने फिर कहा चलिए आप लोग को छोड़ देते हैं। उन्हें कहा कि नहीं, रास्ता तो हमको पता ही है और आप लोग को आने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग यहाँ के काम धाम देखिए, भाई बेटी की शादी है, पिता को इस तरह से ले जाना तो उचित नहीं लगता, हम लोग चले जाएंगे। ऐसा कह के जो है ये लोग चले आए। आते आते जब कब्रिस्तान पार कर रहे थे तो अचानक इनकी फ्रेंड के जो पिताजी हैं उनको एक बच्ची दिखाई दी, ड्रेसअप में वहीं बर्मा के आसपास के गांव की ड्रेसअप जैसी थी, और उसके चेहरे में एक बहुत दर्द के भाव थे। जैसे बच्चे अगर तकलीफ़ में हो और माता पिता से कह ना पा रहे हैं तो उनके चेहरे में एक भाव से वो दिखाने की कोशिश करते, तो ऐसा ही कुछ भाव बच्ची के चेहरे पर भी था। बट ये जो इनके पीछे पीछे आ रही थी, तो जब ये हिंदुस्तान की सीमा के पास पहुँचे तो ये चौंक गए कि अरे इतनी दूर से बच्ची हमारे पीछे पीछे कैसे चली आ रही। तो उन्होंने अपने फ्रेंड को कहा कि यार ये बच्ची किसकी है, वहाँ से हमारे पीछे पीछे आ रही। तो इनके फ्रेंड ने कहा कौन सी बच्ची? तो ये चौंक पड़े, बोले ये तो सामने खड़ी है, मुझे दिख रही, तुम्हें नहीं दिख रही? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो कुछ नहीं दिख रही है, कौन सी बच्ची? तो ये चौंक पड़े कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। तो इनके फ्रेंड जो है कहा कि हो सकता है शादी में तुमको किसी ने कुछ मिलाकर पिला दिया है, इस वजह से हो सकता है तुम्हें हेलुसिनेट कर रहे, नशे में होता है ऐसा। तो ये बिल्कुल भी किसी भी तरह का नशा नहीं करते थे। तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं किसी भी तरह का नशा नहीं करता हूँ, तो ऐसे में अगर मुझे कुछ पिलाया भी जाएगा तो मुझे थोड़े समय समझ में आ जाएगा कि मुझे ऐसा किया गया है, तो मैं पीऊँगा थोड़ी। और मैं इस वक्त पूरे होशोवाश में हूँ भैया, मैं उस लड़की को देखा हूँ। तो जैसे तैसे करके ये वापस आ गए। बट इसके बाद एक क्रम सा चल पड़ा कि जैसे ही ये उस कब्रिस्तान के पास से गुजरते थे उनको ये लड़की पीछे पीछे आती थी। तो जब 2-3 बार ऐसा हुआ ये बड़ी परेशानी में पड़ गए। एंड उस विषय में सोचते सोचते कुछ ऐसा हुआ कि इनको मेंटल प्रॉब्लम होने लगी। अब वो उधर जाने में ही डरने लगे थे कि आखिर वो लड़की कौन है, सिर्फ मुझे ही दिखती है, मेरे पीछे क्यों आती है। अब उनके व्यापार पे भी इफेक्ट होने लगा था। तो अंत में जो है इनके जो फ्रेंड थे उन्हें उस व्यापारी से बात की कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था आपकी शादी से लौटते समय और तब से ये परेशान है। तो व्यापारी ने जैसे ही सुना तो वो तो बहुत चिंतित हो गया। बोला कब से हो रहा है ऐसा? बोले उसी दिन से, आपकी शादी के उससे शाम से जब हम लोग लौटे थे। तो बोले नहीं, ये तो प्रॉब्लम वाली बात है। तो फिर वहाँ पे एक विष्णु मंदिर है बड़ा सा, उसके वहाँ पुजारी के पास ही लोग गए। तो वहाँ पे भी मंदिर में, मतलब मंदिर के अंदर प्रविष्ट होने से पहले तक इन्होंने उस बच्ची को देखा साथ आते हुए। तो जब पुजारी को बात पता चली तो पुजारी बोले अभी कहाँ हुआ? तो बोले वो तो बाहर ही खड़ी थी। पुजारी बिल्कुल तेजी से दौड़कर मतलब बाहर की तरफ गए और फिर वापस आए। बोले नहीं, मुझे वो नहीं दिखी। तो बोले क्या बात है? तो बोले पिछले 15 सालों से वो बच्ची लगातार उस कब्रिस्तान से लोगों को दिख रही है, और ख़ास लोगों, वो जिसको चाहती है उसी को दिखती है, बाकी लोगों को नहीं दिखती। और एक्चुअली वो कोई अतृप्त आत्मा है, कैसे क्या हुआ है कुछ पता नहीं, बट लगता है वो बहुत तकलीफ़ में है और वो तकलीफ़ लोगों को जाहिर करती है, बट वो सिर्फ उन्हीं को दिखती है जिसको उसकी इच्छा होती। तो इन लोगों ने कहा कि भाई ऐसी तकलीफ़ में है तो आप कुछ उपाय करिए उसको मुक्त करने का। तो बोले मैं दिल से चाहता हूँ उसको मुक्त करने, मगर वो मुझे कभी नहीं दिखती। मुझे दिखे तो मैं कम से कम उससे उसका नाम पूछूं, क्योंकि देखिए इस टाइप की जो रिचुअल्स होते हैं उसमें ख़ास नाम की ज़रूरत होती है। जैसे आपने देखा होगा कि मतलब इस तरह से जो तांत्रिक ओझा वगैरह होते हैं वो पोजेस्ट उससे उसका नाम पूछते हैं कि बता तेरा नाम क्या है, तो कहाँ से आई है, ताकि उसका जो है घर द्वार, माता पिता का नाम पता चले। क्योंकि इस तरह के जो रिचुअल्स होते हैं, हवन वगैरह होते हैं, उसमें ये सब ज़रूरी है, तभी उस आत्मा को मुक्त किया जा सकता है। और उस बच्ची का कुछ भी नहीं पता चल पा रहा था, तो उसको मुक्त कैसे करते? खैर फिर इनके पिताजी को जो है इन्होंने कुछ रिचुअल्स किए और एक ताबीज़ दिया, ताबीज़ बांध के रखने के लिए कहा।
और उसके बाद से इनके पिताजी का ऐसा हाल था कि ये रात या शाम के उधर नहीं जाते थे, गए भी तो दिन में काम निपटा के दोपहर तक भारतीय सीमा के इस पार वापस आ जाते थे। वो इतना डर गए थे उस बात से। हालांकि उसके बाद फिर वो लड़की उन्हें कभी दिखी नहीं। आज की दूसरी घटना पूना से रिलेटेड है। लिखने वाली हैं सुनीता जी। ये एक्चुअली इनके ब्रदर के साथ घटी और ब्रदर के द्वारा सुनी हुई घटना है, जिसको उन्होंने इन्हें बताया तो वो हमको भेज रही हैं। और जो जगह है उस जगह के बारे में मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे भी जानना है ऐसी जगह कौन सी है। तो मौसी अभी पुणे में है, कज़न रहता है, तो मैं उनसे पूछूंगा। मगर अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। कहते हैं पुणे में एक ऐसी पुल है जिसको हॉन्टेड पुल कहते हैं और उसको सुसाइड स्पॉट भी कहा जाता है। वहाँ से बहुत से लोगों ने सुसाइड किया हुआ है एंड वहाँ पर जाने पर आपको काफ़ी सारे अजीबोगरीब अनुभव हो सकते हैं। तो सुनीता जी के ब्रदर के साथ की पहली घटना हुई कि वो ये हुई कि जब ये वहाँ पढ़ने गए तो इन लोगों ने तय किया कि भाई चलो एक दिन वहाँ जाकर घूम कर आते हैं। तो एडवेंचर हर किसी को पसंद होता है। तो इनके जो फ्रेंड्स थे ये लोग बाइक पे जा रहे थे एंड जब ये जा रहे थे तो अपने पेरेंट्स को और अपनी गर्लफ्रेंड को इन्होंने इन्फॉर्म किया। तो सबने कहा था कि वहाँ मत जाओ, देखो वो जगह ठीक नहीं है। तो हुआ ये कि ये लोग क्या है 2-3 बाइक पे जा रहे थे, तो ये और इनके फ्रेंड जो है वहाँ पहले पहुँच गए थे एंड बाकी लोग थोड़ा पीछे रह गए थे। तो इन्होंने कॉल किया, हाँ हम लोग आ रहे हैं, तुम लोग वहाँ हो, ज़्यादा इधर उधर मत जाना, रहो, इस टाइप की बात हुई। फिर इनके पेरेंट्स का भी कॉल आया कि बेटा जल्दी वहाँ से वापस आ जाओ, वो जगह अच्छी नहीं है। बट जब इनकी गर्लफ्रेंड इनको कॉल कर रही थी तो उसका कॉल नहीं लग रहा था एंड इनको भी लगा कि भाई यार दिन भर उससे बात नहीं हुई है, नाराज़ हो जाएगी। तो इन्होंने भी जब उसको कॉल किया तो उसको नहीं लगा, किसी भी हाल में नहीं लगा दोनों का कॉल। तो इस बात पर थोड़ा आश्चर्यचकित हुए एंड ये भी सोचने वाली बात है कि क्या ऐसी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर भी काम करती हैं। फिर उस दिन तो पिता कर आए, फिर गर्लफ्रेंड से बात की। एक दिन ऐसे ही कॉलेज कैंपस में बैठकर ये लोग हंसी मजाक कर रहे थे इसी बात पे। ये बता रहे थे कि पता है उस दिन मेरे साथ क्या हुआ, ऐसा ऐसा हुआ कि मतलब फ्रेंड्स की बातें हुई, मम्मी पापा से बातें हुई, मगर उसका कॉल नहीं लगा, ना वो मुझे लगा पाई। तो ये लोग हंस रहे थे कि हो सकता है वहाँ कि किसी उसने मतलब तेरा फ़ोन जैम कर दिया होगा, वो नहीं चाहते आपस में मिले। सडनली वहाँ पे इनके एक सीनियर बैठे हुए थे। जब उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा तुम लोगों को क्या ये मजाक की बात लगती है? वो जगह इतनी ज़्यादा वो है कि तुम लोगों को पता नहीं है तुम लोग कहाँ गए थे। मेरे बैचमेट के साथ की एक घटना है, वो अभी तुम लोग को सुनाता हूँ तब तुम लोग को समझ में आएगा। एंड उन्होंने फिर ये घटना सुनाई। घटना कुछ ऐसी है कि ऋत्विक और अमीशा ये दोनों उसी कॉलेज में पढ़ते थे एंड क्लासमेट थे और दोनों में काफ़ी क्लोज रिलेशन हो गया था। इवन उनके घर वालों को भी ये बात पता थी और घर वाले भी इसी इंतज़ार में थे कि इनकी पढ़ाई ख़त्म हो तो फिर इनकी शादी दे दी जाए। तो एक दिन इनके ग्रुप ने भी ऐसे ही वो जगह घूमने की प्लानिंग बनाई एंड ये लोग वहाँ गए। और ऋत्विक और अमीशा का जो रिलेशन है वो रिलेशन कुछ ऐसा है कि मतलब जैसे कहते हैं ना टॉम एंड जेरी का रिलेशन हो, तो हर बात पे एक दूसरे के बिल्कुल मतलब साथ रहना, ये करना एंड उसी तरह से आपस में लड़ना। बहुत बहुत तेज़ लड़ाई हो जाती थी दोनों में और 2 मिनट बाद फिर पैचअप भी हो जाता था। इवन कभी कभी तो ऐसा होता था कि उन्हें हाथापाई भी हो जाती थी। हमेशा उसको नाखूनों से खरोच देती थी, गुस्से के मारे ऋत्विक हाथ उठा देता था, मगर फिर भी दोनों के बीच बहुत क्लोज रिलेशन था। तो वहाँ पे जाके अचानक बात उठी तो अमीशा ने कहा कि मुझे एक कोई फिल्म थी, वो अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही थी। तो ऋत्विक ने कहा कि अरे मैं तो सोचा था ये फिल्म तुम्हारे साथ देखूंगा और तुम ऐसा कर रही हो। सडनली अमीशा को बहुत गुस्सा आया, मतलब तुम मुझे कंट्रोल करोगे, ऐसा वैसा करके उससे लड़ने लगी।
बहुत हाइपर हो गई एंड बिल्कुल ब्रेकअप, वहीं पे ब्रेकअप। अब मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना है, तुम मेरे ईगो में फंसे हो, ऐसा वैसा कह के लड़के वहीं से अपनी फ्रेंड की स्कूटी में बैठ के ये वापस आ गई, बाकी फ्रेंड्स और ऋत्विक को वहीं छोड़ के। बाद में ऋत्विक को लगा यार ऐसा क्या हो गया, मतलब हम लोग में तो ऐसी बातें होती रहती है, तो एकदम ऐसा हाइपर हो जाना, इतना हाइपर हो जाना है, ब्रेकअप तक की बात पे आ जाना। तो फिर वहाँ से लौट के उसने 2-3 बार कॉल करने की कोशिश की, मगर देखा तो बिल्कुल उसको फेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, फ़ोन नंबर पे, सब पे ब्लॉक कर दिया उसने। एंड घर में जाके भी वो काफ़ी गुस्सा हुई, अपने मदर फादर से कहा कि मैं बिल्कुल उसका चेहरा नहीं देखना चाहती, मुझे उससे शादी नहीं करनी है, आप लोग मेरे लिए दूसरा लड़का देखिए, ऐसा ऐसा कह के। पेरेंट्स पहले तो आश्चर्यचकित हुए, ये क्या बात हो गई है। फिर समझाया बुझाया, ठीक है जैसा तुम कहती होगा। तो उस रात सब खा पी के सो गए। रात में सडनली लड़की के चीखने की आवाज आई, तो इनकी माँ उठी, उठकर दौड़ कर गई, कमरे में गई तो देखा उसका कमरे का दरवाजा खुला था और लड़की जो है बेड के नीचे बैठी हुई थी। तो ये कह रहे यार क्या हो गया बेटी, क्या हो गया? तो बोली मैं सो रही थी, सडनली मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई और ऐसी आवाज आई जैसे आप मुझे बुला रही हो। तो मैं उठकर दरवाजा खोली और जैसे ही दरवाजा खोली तब किसी ने एक बहुत जोर का धक्का दिया, और ऐसा धक्का दिया कि मतलब बिल्कुल छिटक कर मैं यहाँ आकर गिरी, और इसीलिए डर के मारी चीखी और बेड के नीचे आ गई, मतलब मैं बिल्कुल डर गई थी। तो इनकी मदर ने फिर उनको शांत किया, कहा ऐसा ऐसा हुआ है, तुम मेंटल टेंशन में हो तो ऐसा हो सकता है। तो जैसे तैसे वो रात भी थी। अगली सुबह तो फिर उसका वही कहना, नहीं मैं ऋत्विक का चेहरा नहीं देखना चाहती, बिल्कुल आप उसको वो कर दीजिए। 1-2 रात सही भी थी। फिर एक रात वो लोग सोने जा रहे थे तो उसकी माँ ने कहा एक काम करो तुम हमारे साथ ही सो जा। तो बोली नहीं मम्मी मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक हो गया है, बस उसका नाम आप मत लीजिएगा करके सोने चले गए। तो उसकी माँ ने कहा ठीक है तुम गेट मत बंद करना, मैं रात में एक आध बार आके तुमको देख जाया करूँगी। तो ये सब काम हम निपटा के सोने ही जा रही थी कि अचानक उनको याद आया कि इसके कमरे में पानी रखना ये भूल गई हैं, और अमीशा को जो है रात में उठ के पानी पीने की आदत थी। तो इनकी मदर जो है पानी लेके इनके कमरे में गई, एंड जैसे ही कमरे में गई और जो दृश्य देखा वो एक पेरेंट के लिए देखना मतलब इमेजिन नहीं किया जा सकता है। इन्होंने देखा कि इनकी बेटी जो है पंखे से दुपट्टा बांधे हुए है और उसको अपने गले में बांधे हुए है और फांसी लगाने वाले। मैं कुछ सेकंड की देर, कहते हैं ना भगवान आपको कभी कभी सही जगह पे सही टाइम पे पहुंचा देता है, तो ऐसा ही इनकी मदर के साथ हो कि मैं भी अगर थोड़ा भी लेट होती तो शायद कोई अनहोनी घर में हो जाती। तो ये तो देख के तो एकदम चीख पड़ी, हाँ क्या हो गया। तो उनके फादर भी सुन के दौड़ के आए, उनके लिए भी अजीब दृश्य था, ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो किसी तरह से फिर इनको जो है नीचे उतारा गया, और उतारा गया तो मतलब सेंस में नहीं थी। फिर काफ़ी उनको हिलाया डुलाया गया, अमीशा अमीशा अमीशा। तो फिर अचानक वो होश में आई तो बोले अरे क्या हो गया, आप लोग इस तरह से क्यों कर रहे हैं, आप लोग यहाँ कैसे दोनों। फिर ऊपर देखी तो पंखे में और दुपट्टा, बोला अरे ये तो मेरा फेवरेट दुपट्टा है, पंखे में कैसे लटक रहा है। बोला अभी तेरे को पता है तो क्या करने वाली थी। मैं क्या करने वाली थी, मैं तो बैठ कर पढ़ रही थी। तब फिर उनके पेरेंट्स को लगा कि नहीं ये तो कुछ गड़बड़ वाली बात है और इसका जो है उपाय कराना चाहिए। अच्छा इससे पहले एक बार इनकी मदर जो है इनको लेके साइकेट्रिस्ट के पास भी गई थी, मतलब इस तरह के इनको फीलिंग्स हो रही है, ऐसा गुस्सा है। तो साइकेट्रिस्ट ने, तो होता है कभी कभी स्ट्रेस बढ़ जाने की वजह से मेडिसिन दिया था। तो फिर इनकी मम्मी ने कहा कि नहीं कल मैं इसको फिर से लेके जाऊंगी और दिखाऊंगी। तब इनके फादर ने कहा कि देखो हम वो तो कर ही रहे हैं, मगर कभी कभी थोड़ा दूसरा भी चीज कर लेना चाहिए। तो इनके एक पहचान के इस तरह के थे
तो बोले पहले उनके पास चलते हैं, फिर शाम की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले लेना, तुम डॉक्टर को भी दिखा लेना। और इस दौरान जो है ऋत्विक के पास भी खबर पहुंची, तो वो भी मिलने आना चाहता था। तो ये तो बिल्कुल बोल दी नहीं, उसको आने नहीं देना, वरना मैं सच में लटक जाऊंगी। तो खैर फिर इनके पास जब गए तो उन्होंने पूछा कहाँ गई थी, तो बताया मैं वहाँ घूमने गई। बोले आपको क्या दुनिया में दूसरी जगह नहीं मिली? क्योंकि क्या होता है कि जो कुंवारी लड़कियां होती हैं या नई नई दुल्हन होती है, इन दोनों के ऊपर इन सब चीज़ों का असर बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे कोई डेथ वाला घर है, उसमें कुंवारी लड़कियों को, नई शादीशुदा लड़कियों को नहीं जाना चाहिए। वहाँ से इस तरह की चीज़ों का असर बहुत जल्दी होता है। बोले तुम जो वहाँ गई थी वो सुसाइड पॉइंट था, तो मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसी चीज़ जो मेल है वो तुम पे हावी हो गई है और इसीलिए तुमको उससे अलग करना चाहती है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड से तुमको अपने साथ ले जाना चाहती है। तो फिर इन्होंने उनको कुछ ताबीज़ वगैरह दिया और कहा इसको बांधे रखना जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती। शादी होने के 2 महीने बाद आप इसको नदी या तालाब वगैरह में बहा देना, मगर तब तक इसको आपको पहने रहना, अदरवाइज फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एंड सडनली वो ताबीज़ बांधने के बाद जब वो फर्स्ट टाइम ऋत्विक से मिली तो बिल्कुल उससे रिपट कर रोने लगी कि कहाँ चले गए थे तुम, क्यों नहीं आ रहे थे। तो वो व्यवहार ही नहीं रहा कि वो जो उससे एकदम गुस्सा थी, उसको खुद नहीं पता क्यों गुस्सा हुई थी, क्यों ऐसा कर रही। एंड बाद में दोनों की शादी भी हो गई और सब कुछ ठीक हो गया। तो ऐसा भी होता है दोस्त। और आज की आखिरी स्टोरी बहरामपुर से रचना जी लिख रही हैं। रचना जी लिखती हैं कि हमारे 5 फ्रेंड का एक ग्रुप है जिसमें हम काफ़ी मौज मस्ती करते हैं और ख़ासकर एक किटी हम लोग रखते हैं जिसमें हर महीने एक दिन हम लोग मिलते हैं। इवन हम ऐसे फ्रेंड हैं कि हम लोग पहले कॉलेज तक साथ थे, उसके बाद फिर शादी आदि हो गई, सब अलग अलग हो गए, बट थैंक टू फेसबुक एंड व्हाट्सअप हम फिर से मिल सके और फिर से हमारी ज़िंदगी मज़ेदार हो रही है। तो इसमें से एक फ्रेंड है लक्ष्मी, उनकी एक कज़न है। अब वो कज़न किस रिश्ते में है, क्या है, वो बोलती है वो तो मुझे याद नहीं है, मगर उनका नाम सायंतनी है। और एक और फ्रेंड है अश्मिता करके, वो बहुत बड़े स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उसने मैरिज वैरिज नहीं किया है। तो हम लोग का जो किटी था वो अश्मिता के घर पे था। इवन ऐसा था कि मतलब हम लोग शाम को उसके घर इकट्ठा होने वाले थे और फिर वो रात उसी के यहाँ हम लोग सोने वाले थे। एंड सायंतनी दी के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसको सुनने के लिए स्पेशली उनको उस दिन उस किटी में बुलाया गया था। तो शाम को तो काफ़ी मौज मस्ती हम लोगों ने की। फिर रात को खाना आना खा के सब एक ही बेड पे कंबल ढक के उनकी स्टोरी सुनाने के लिए बोले। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि इनके जो ससुराल में है, इनके ससुर 3 भाई हैं, जिनमें से इनके ससुर इनके साथ ही शहर में रहते हैं और बाकी जो फैमिली है वो गांव में रहती है, जिनमें से इनके 2nd नंबर के जो ब्रदर है ससुर के, वो अविवाहित हैं और तंत्र जगत से जुड़े हुए हैं और काफ़ी गांव में उनका बहुत मान सम्मान है और गांव वाले हमेशा उनसे मदद लेते हैं। इवन रात के भी लोग तकलीफ में पड़े तो उनके घर का दरवाज़ा खटखटाने में नहीं हिचकिचाते और रात में भी अक्सर लोग आते जाते रहते हैं। और इनके सबसे आखिरी नंबर के जो ससुर हैं उनकी फैमिली है बाकी। तो शादी के बाद कुछ समय बाद ये लोग जो है वहाँ गए थे, तो खा पी कर सब रात में सोए। सडनली डोर पर नॉक हुई। तो सायंतनी ने बताया कि मेरी तो नींद जो है काफ़ी कच्ची है, तो मैं उठ गई थी। पति की तरफ देखा तो गहरी नींद में थे, मगर डोर पर लगातार नॉक हो रही थी। तो मुझे काफ़ी अजीब सा लगा को हो सकता है कोई मुसीबत में हो, आया हो ससुर जी से मिलने, इसलिए मैं उठकर गई। कमरे से बाहर निकली तो पूरा घर सोया हुआ था, मतलब इतने जोर से नॉक हो रही, मुझे लगा बाकी लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है क्या। फिर मैं गई और दरवाजे
का जो कुंडा है खोलने ही वाली थी कि अचानक पीछे से ससुर जी की आवाज आए, ओ गेट मत खोलो, चुपचाप जाकर सो जाओ। तो चौंक पड़ी, बोली अरे ससुर जी देखिए ना, बाहर कोई खटखटा रहा है, लगता है आपसे कोई मिलने आया है। तो बोले नहीं, वो मुझसे मिलने नहीं आया है, वो असल में एक निम्नमान का प्रेत है और वो तब तक अंदर नहीं आ सकेगा क्योंकि मैंने घर को बांध के रखा है। हाँ, अगर उसको आमंत्रित करके कोई अंदर लाए तो फिर उसको यहाँ से निकालना मुश्किल हो जाएगा और तुम इन पचड़े में मत पड़ो, जाओ चुपचाप सो जाओ। तो सुनकर तो ये आश्चर्यचकित हो गई। जब कोई भी आपको ऐसा बोलेगा कि प्रेत है और ये है तो खैर चुपचाप जाकर सो गई। अगले दिन इनकी नींद थोड़ी देर से टूटी तो थोड़ा अटपटा लगा, नई बहू है। तो जल्दी से नहा धो के ये किचन में गई। यहाँ पे इनकी जो छोटी सास है, उनकी बहू है, सब काम में लगी थी। ये भी उनका हाथ बटाने के लिए जा रही थी। अचानक रास्ते में इनके ससुर जी फिर से आ गए और बोले, बहू कल रात जो गलती की है वो दोबारा मत करना और किसी भी हाल में रात को दरवाज़ा तुम मत खोलना। इनको आश्चर्य लगा फिर कि ये सब किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। खैर तो 2 रात तो फिर आराम से बीत गई, मगर तीसरी रात के फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। तब की उठ कर गई, काफ़ी देर तक दस्तक होती रही। तो ये पहले तो इग्नोर करती रही, मगर फिर लगा नहीं, लगता है कोई सही में मुसीबत में आया। तो इन्होंने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक औरत खड़ी थी जिसका चेहरा जो है घूंघट से ढका था और तब गांव की कोई महिला लग रही। तो बोली क्या है? तो बोले उनसे मिलना है। इनके ससुर जी का नाम लेके बोली। तो बोली अरे अच्छा ऐसा है, मुझे लगी था, आइए आप अंदर आइए, मैं उनको बुला देती। तो बोली नहीं, मैं अंदर नहीं आऊँगी, मैं यहीं ठीक हूँ, आप उनको बुला दीजिए। बोली अरे रात का समय है, आप ऐसा अकेले बाहर खड़े रहेंगे, आइए ना आंगन में बैठिए, मैं उनको बुला देती हूँ। औरत जो है इनके साथ आ गई। तो इनको वहाँ बोली रहिए, मैं बुला रही हूँ बोल के जैसे ही मुड़ने गई, औरत के पाँव की तरफ इन्होंने देखा। इन पाँव की तरफ देखते ही इनके तब पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उस औरत के पाँव जो थे उल्टे थे। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग ये चीज़ काफ़ी बार कहते हैं उल्टे पाँव, मगर ये उल्टे पाँव जो है ये कई तरह से हो सकते हैं। हालांकि आप में से भी किसी ने शायद ना देखा हो, मैंने भी नहीं देखा। कहते हैं उल्टे पाँव का मतलब ये नहीं कि आपके पाँव पीछे की तरफ है, आपका ये भी हो सकता है कि लेफ़्ट पाँव जो है राइट में और राइट पाँव जो है लेफ़्ट में। मतलब हम लोग जब पाँव जोड़कर खड़े होते हैं तो हमारे पाँव के दोनों अंगूठे जुड़ते हैं, मगर ऐसी स्पीशीज़ के जो है जो दोनों छोटी उंगलियां हैं पाँव की, वो आपस में जुड़ती हैं और अंगूठे दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये देखकर तो ये बेहोश हो गई और करीब 1 दिन बाद इनको होश आया। इसके बाद की जो भी घटना थी वो उनके हस्बैंड से इन्होंने सुनी थी, वही इन्होंने बताई कि फिर इनके हस्बैंड की नींद टूटी। देखा अरे ये तो नहीं है, कहाँ गई, काफ़ी देर इंतज़ार किया नहीं आई। तो इनके हस्बैंड उठ के बाहर आए। बाहर जब आए देखा बाहर का गेट खुला है और वहीं आंगन में ये बैठी हुई है और बाल वगैरह पूरे खुले और अजीब तरह से झूम रही। ये हस्बैंड शहरी आदमी ये सब चीज़ों को तुरंत तो नहीं मानते हैं, तो बोले क्या हो गया करके जैसे इनको छुआ ने एक जोर का इनको धक्का मारा। और ये कहती कि मतलब सैंतनी थी इतनी दुबली पतली सी अभी भी, वो तो कहती शादी के समय तो मैं और भी दुबली थी, मगर उस हाल में इतने जोर का धक्का मारना कि उनके हस्बैंड दूर छिटक गए और चीख निकल गई और उस चीख से घर के सब लोग जग गए। इनके ससुर जब बाहर आए बोले नहीं, मैंने इनको मना किया था, इसने गलती कर दी। फिर उन्होंने जी जो है मंत्र से सबके शरीर बांध दिए, घर को बांध दिया और उसके बाद फिर कुछ खास रिचुअल किए और काफ़ी देर प्रयास करना पड़ा, तब जाके जो है ये नॉर्मल हो सकी एंड फिर बेहोश हो गए और 1 दिन तक बेहोशी की हालत में थी। तो सबके मन में प्रश्न उठता है कि आखिर क्या हुआ था।
तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे मन में भी ये प्रश्न था। तो ये बात का जवाब मुझे घर से ही मिला कि उसी गांव में एक फैमिली है जिसके साथ इनके पति की पहले उस घर की लड़की के साथ शादी होनी तय हुई थी, और रिलेशन में बोले तो इनकी जो छोटी सास है उसके कोई रिलेटिव लगते हैं। शादी जब तय हुई और उनकी कुंडली मिलाई गई तो कुंडली में कुछ ऐसा दोष निकला कि मतलब लड़की की कुंडली में दोष था कि उससे लड़की की मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए इनके जो चाचा ससुर थे, जो तांत्रिक थे, उन्होंने ही ये शादी रिजेक्ट करवाई कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम लड़के की जान खतरे में नहीं डाल सकते। एंड उसी बात से चिढ़ के उन लोगों ने कुछ करवाया था, और स्पेशली सैंतनी पर भी कराया था क्योंकि नई शादीशुदा है तो इस पर जल्दी असर हो सकता है। और ये भी था कि इसको अगर कुछ हो गया फिर कहेंगे कि देखो ये तो आपके लड़के की वजह से हुआ है, तो इस लड़की के साथ शादी करा दीजिए। और इस बात से जो है इनकी छोटी सास काफ़ी दुखी हुई थी कि मतलब एक लगता है ना, मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने ऐसा करवाया, घर की बहू के साथ ऐसा हो गया। तो खैर वहाँ से तो सब कुछ ठीक हुआ, बट उन्होंने बताया कि ऐसी चीज़ें जो है ना ये अच्छी नहीं होती है। ये बात आजकल तो मैं विशेष तौर पर मानता हूँ, क्योंकि जब ये आप कहीं भेजते हैं और ये अपना काम नहीं कर पाती हैं तो लौट के उन्हीं पर पड़ती है जिन्होंने करवाया है। और ऐसा ही उस परिवार के साथ भी हुआ कि वो लड़की जो जिनके साथ इनके पति की शादी होनी तय थी वो तालाब में डूब के मर गए, जबकि वो गांव की सबसे बेस्ट स्विमिंग जानने वाली लड़की, और उसकी डेथ तालाब में डूब के हुई। एंड उसके सदमे में उसकी माँ भी बिल्कुल पागल जैसी हो गई थी। ये सही बात है, दूसरों को बुरा चाहने वाले का बुरा ज़रूर होता है, और ये चीज़ तो आप लोग भी जानते हैं, मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ, और कल तो मानने लगा हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप दूसरों को बद्दुआ देंगे तो वो बद्दुआ दुगनी होकर आप तक ही वापस आएगी। ये जान लीजिए, आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है, आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, वो इको होकर आप तक वापस आती है। तो इसीलिए भैया मेरी तो आदत हो गई है, आजकल कुछ भी होता है तो मैं तो ब्लेसिंग्स ही देता हूँ। इवन आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा भी होता है ना, तो उसको बद्दुआ मत दीजिए तुम्हारा ऐसा हो ऐसा, बल्कि बोलिए तुम्हारा अच्छा हो, तुम्हारा ऐसा, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो उसको लगे ना लगे, आप तक वो वापस आएगी। तो आप अच्छा बोलिए ताकि आपके पास अच्छी चीज़ें वापस आए, और वही आपकी जो दुआ जो है ना वो उसको बद्दुआ बन के लगेगी, क्योंकि आपका बोला हुआ बूमरैंग है, वो आप पर आकर असर करता ही। दूसरों को अच्छा अच्छा बोलिए, जो अच्छा पाने लायक हो वो सच्चा मिलेगा, जो बुरा पाने लायक हो उसका खुद बुरा हो जाएगा, अगर आपका बुरा ना हो। ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो आशा करता हूँ आज की स्टोरीज आपको अच्छी लगी होंगी। चलिए ख़त्म करते हैं आज का ये सेगमेंट, और बहुत जल्दी तारानाथ की एक और नई स्टोरी लेके आ रहा हूँ।